नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए साल के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2023 आज से है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात, इस 2022 तो चला गया दोस्तों, अब बात करते हैं 2023 की दोस्तों। 2023 में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उनको हम पार पा सकते हैं। आपके पास किसी के पास वीडियो री एग्ज़ाम देना होगा, बहुत लोगों को जिसका भी होना हो वीडियो री एग्ज़ाम, या यूपीएससी का ARO एग्ज़ाम या SSC GD या SSC CGL मेंस, जिसमें भी दोस्तों GS आती है, उसके लिए हर संडे हम आपके लिए बेहतरीन एक क्वेश्चनों का एक सेशन लाया करेंगे हर संडे। उसमें क्वेश्चन आपके लेवल से बहुत अच्छे होंगे, इसलिए इस सेशन को या इस वीडियो को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। आपको लगता है वो इसकी PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बिना देखे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं तो बेशक उससे ही काम चला लीजिए, क्यों इसलिए अपना समय बर्बाद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके साथ सल्यूशन उसके देखने चाहिए और देखना, मेरी सजेशन यही है कि वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में उसके साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे दोस्तों। आप नए साल में खुश रहिए और 2024 आते आते आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए गुरुकुल परिवार की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको ये शुभकामनाएं हैं कि 2023 आपका बेरोजगारी का एक ठप्पा जो लगा है सबके ऊपर, वो अलग हट जाए। चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले ही दोस्तों GS प्रैक्टिस सेशन नाम से है, हर संडे को आपको मिलेगा देखने को दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए उन्हें संगठित किया। देखो आप लोग जानते हो कि अंबेडकर जी ने ये काम बखूबी किया था अपने लाइफ में, इसलिए उन्हें हम लोग आज बहुत अच्छे से याद भी करते हैं। वो एक महान विभूति थे दोस्तों हैं। 1920 में उन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ये डिप्रेस्ड लिखा होगा दोस्तों यहाँ पे, क्लास फेडरेशन के गठन के बाद 1924 में किसका गठन किया? उन्होंने कई संगठन बनाए, किसके लिए? निम्न जातियों के उत्थान के लिए दोस्तों। क्योंकि उस समय, आज के समय में कुछ भेदभाव थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन पूर्तियाँ समाप्त नहीं है दोस्तों, कुछ कम भी हुआ, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। खासकर वह उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में ज़्यादा था दोस्तों। क्योंकि कोई भी संगठन जो भी निम्न जाति के हैं वो सबसे पहले दक्षिण भारत में दोस्तों शुरू किए गए। आपने हिस्ट्री में कोई भी पोर्शन देख लीजिए, किसी भी किताब देख लीजिए, सबसे पहले महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में निम्न जाति के आंदोलन दोस्तों शुरू किए। अब बात करते हैं, पूछा क्या गया है कि इन्होंने देखो ऑप्शन में, क्वेश्चन में इन्होंने एक जानकारी खुद दी है। क्या दी है कि इन्होंने 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन दिया। इन्होंने इस संगठन का गठन दिया, उसका नाम था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का दोस्तों। कब किया? 1920 में किया था दोस्तों। अब पूछा है इसके बाद उन्होंने 1924 में किस संगठन का गठन दिया? ए ऑप्शन बहिष्कृत हितकारी सभा, बी ऑप्शन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। याद रखना ये अलग चीज़ है बहुत, इसीलिए हमने ये ऑप्शन में क्वेश्चन रखे दोस्तों कि बहुत मामूली से अंतर के हैं, आपको ज़्यादातर पूछ के कन्फ्यूज कर देते हैं ये हैं। और सी ऑप्शन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये सोसाइटी है दोस्तों, और ये क्या है? फेडरेशन। इससे याद रहे, ठीक। और डी ऑप्शन सत्य शोधक समाज दोस्तों। इनमें 1924 में गठन किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि 1924 में भीमराव अंबेडकर जी ने किस संगठन का, किस समाज का, या किस सोसाइटी या एसोसिएशन या समाज का संगठन की स्थापना की थी। तब तक आप लोग कमेंट करो, तब तक इसमें अंबेडकर जी के बारे में महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट लिख लो जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने के लिए। सबसे पहले इनका जन्म दोस्तों कब हुआ? इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी।
कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में एक महार कुल में जो निम्न जाति से संबंधित मानी जाती है। ठीक, कहाँ पर हुआ? ये हुआ मऊ, इंदौर। इंदौर कहाँ पर था? एमपी में। ये निजी जीवन के बारे में जानकारी ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है, जल्द पूछ लिया जाए इनका किस कुल से संबंधित है। ये तो महार कुल से संबंधित थे और इनका जन्म स्थान क्या है? मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों दूसरी बात, इनकी 2 शादी हुई थी, पहली रमाबाई, दूसरी शारदा पंडित। वो सारस्वत ब्राह्मण से संबंधित रहती है। 1935 में जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने 1948 में जाकर दूसरी शादी थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, इतना इनके निजी जीवन के बारे में। अब दूसरा, सबसे पहले इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा ऊंच नीच के जो उस समय सबसे ज़्यादा बुराई फैली है। बुराई तो अभी तक है काफ़ी हद तक दोस्तों, लेकिन उस समय ज़्यादा थी कुछ। तो देखिए उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने अपने समाज को जागरूक करना किया। जागरूक करने के चक्कर में इन्होंने सबसे पहले 1920 में दोस्तों, कब? 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया। नोट कर लेना कि कब किया इसका गठन? 1920 में सबसे पहले किया। उसके बाद 1924 की बात करें, कब? 1924 की दोस्तों बात करें तो बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। किसका किया? बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। इसके बाद इन्होंने 1924 के बाद दोस्तों लगभग इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। किसके विरुद्ध? कि निम्न जातियों के जो मंदिर में प्रवेश को लेकर वर्जित था कि निम्न जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और कुओं पर पानी नहीं भर सकते। इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या था? महार अभियान, महार आंदोलन। ठीक, ये पूछा जाता है कि महार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भीमराव अंबेडकर द्वारा। किसके विरुद्ध? मंदिरों में प्रवेश को लेकर और कुओं पर पानी भरने को लेकर था। ठीक, और किस एरिया में? ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़्यादा फैला। किस क्षेत्र में? महाराष्ट्र के क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा फैला दोस्तों। उसके बाद इन्होंने 1927 में समाज समता संघ करके एक, कब? 1927 में दोस्तों समाज समता संघ का भी निर्माण किया। किसका? समाज समता संघ का। कब? 1927 में दोस्तों किया। उन्होंने मजदूरों के उत्थान के लिए भी बहुत कार्य किए। किसके लिए? मजदूरों के उत्थान के लिए भी दोस्तों इन्होंने बहुत कार्य किए। और क्या बनाया इन्होंने? 1936 ईस्वी में दोस्तों, कब? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी, कब? 1936 में इन्होंने मजदूरों के उत्थान के लिए, जो श्रमिक वर्ग था दोस्तों उनके उत्थान के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी गठन किया। किसका? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक, इसका भी गठन किया। आपको कितना बताया? जितना भी बताया। इसके बाद उसके बाद ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे दोस्तों। ये इसमें ये प्रथम विधि कानून मंत्री भी रहे। इन्हें संविधान निर्माता का दर्जा भी प्राप्त है दोस्तों। इनके बारे में बहुत चीज़ें, लेकिन अभी इतना ही हमें जानना है कि इन्होंने 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन दिया। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन दिया। 1927 में समाज समता संघ का गठन दिया। 1936 में ये मजदूरों उत्थान के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी गठन दिया। 1927 के आसपास इन्होंने महान आंदोलन भी चलाया। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका उद्देश्य था दोस्तों सिर्फ कि मंदिरों में प्रवेश जो वर्जित का निम्न जातियों के लिए और कुओं पर पानी भरना भी वर्जित था, उसके लिए किस एरिया में चलाया? महाराष्ट्र के क्षेत्र में दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए ऑप्शन है।
दोस्तों नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ, किस जगह हुआ और किस कुल से संबंधित थे। इनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई 1935 में जो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद 1948 में इन्होंने शारदा पंडित के नाम से सारस्वत जो ब्राह्मण थी मराठी मूल वंश की, उनसे 1948 में दूसरी शादी की थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसका आंसर ए। अब देखते हैं, देखो ये 3 ऑप्शन जो इसमें किया है लगभग सेम, थोड़ा नाम में अंतर, इसलिए पूछा कुछ ज़्यादा, हम लोग कुछ आंसर दे देते हैं, इसलिए याद रखना। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये सोसाइटी होगा दोस्तों। सोसाइटी स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1906 ईस्वी में हुई। वी आर सिंधे द्वारा कहाँ की गई, मुंबई में की गई। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी स्थापना 1906 में वी आर सिंधे के द्वारा। विट्ठल करके एक व्यक्ति थे, लेकिन वी आर शॉर्ट फिगर में याद रखो, वी आर सिंधे द्वारा। कब, 1906 में। दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस सोसाइटी का एक मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। किसका, अब सी ऑप्शन देखो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। देखो फेडरेशन की बात की जाए, जब इसके सामने फेडरेशन लगा हो तो भीमराव अंबेडकर आप लगाएंगे। कब, 1920 में। जब सोसाइटी लगा हो तो 1906 में वी आर सिंधे लिखेंगे। जब एसोसिएशन की बात हो तब 1932 इनके आगे महात्मा गांधी लग जाएगा। कब, 1932 में इसकी स्थापना की गई एसोसिएशन की। इसकी स्थापना किसने की, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की भी स्थापना दी थी। उन्होंने ही हरिजन शब्द को पहली बार बोला गया था। उसके बाद जब कभी बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात करें तो 1932 में, और किसके द्वारा स्थापना हुई दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना। अब बात करते हैं डी ऑप्शन, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के जो चलाने वाले, स्थापना करने वाले थे, कब की, 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में किसने की, ज्योतिबा फूले ने। ठीक, ये शायद की बात पहला ऐसा था जो ब्राह्मणों के खिलाफ था। निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी जो उसमें व्यवस्था थी उससे बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज। ये खुले रूप में ब्राह्मण और उच्च वर्गों के खिलाफ एक आंदोलन था। ये कौन सा, सत्यशोधक समाज। कब चलाएगा दोस्तों, 1873 में। और किसने चलाया, ज्योतिबा फूले ने। इनका नाम गोविंद राव फूले है करके, ठीक, इन्हें ज्योतिबा फूले भी कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात दोस्तों, इनकी पुस्तकें बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी से इस सब चीज का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, ज्योतिबा फूले ने। ठीक, ज्योतिबा फूले का जन्म, और उनको नगर पालिका के सभासद भी रही थी। ये फिर कभी क्लास में बताएंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। हमने क्या जाना, हमने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के बारे में जाना। बहिष्कारती हितकारी सभा कब स्थापना हुई, 1924 में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1932 में। और सत्यशोधक समाज 1873 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहले पॉज कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसे खुद सॉल्व करिए, फिर देखिए कि हम इसे क्या होता है। देखो बात करते हैं जनजाति विद्रोह आंदोलन को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, उनके हिसाब से लगाइए। सबसे पहले संथाल विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों, ये 1855 से 56 तक चलाया गया। कहाँ चलाया गया, ये झारखंड और बिहार में। इसका देखो क्या पूछा है, प्रभावित क्षेत्र पूछ लेता है। और कब चलाया गया, 1855 से 1856 तक। और किसके नेतृत्व में, तो एक सिद्धू एंड कहानू करके, इन दोनों के नेतृत्व में। अब मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 तक दोस्तों चलाया गया। कब से, इसके जगह रांची झारखंड था।
क्या था, रांची झारखंड का। कोल विद्रोह की बात करें दोस्तों, कोल विद्रोह कब चलाया गया? कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1848 तक है। कब? 1831 से लेकर 48 तक है। ये कहाँ पे चलाया गया? ये छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड। इसके नेतृत्वकर्ता की बात कर लें तो बुद्धो भगत, जायो भगत और गंगा नारायण, इन 3 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, अब बात करते हैं रामोसी विद्रोह की। रामोसी विद्रोह कब चलाया गया दोस्तों? रामोसी विद्रोह चलाया गया 1822 ईस्वी से लेकर कब तक? 1822 ईस्वी से लेकर 1841 तक। कहाँ चलाया गया दोस्तों? ये दोस्तों चलाया गया रामोसी विद्रोह, ये चलाया गया पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। कहाँ? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। और इसका नेतृत्व करता चित्तर सिंह उमा जी। ठीक, ये 2 लोग इनका नेतृत्व है। रामोसी विद्रोह कब से कब तक? 1822 से 1841। चित्तर सिंह, उमा सिंह और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब चलाया गया? 1844 ईस्वी में। कब? 1844 ईस्वी में दोस्तों। और कहाँ पे चलाया गया? ये कोल्हापुर महाराष्ट्र। नेतृत्व करता बाबा जी अहिरेकर। ठीक, बाबा जी अहिरेकर। ठीक, अब देख लीजिए, पूछा गया इनको कालानुक्रम से विस्तृत कीजिए। बताया था सबसे, देखो रामोसी विद्रोह क्या बताया? 1822-41 में, मतलब 1822 से पहले कोई है नहीं है तो ये आ जाएगा पहले से। पहले मतलब 4 से अगर पहला ये तो ये 1 ये अलग हट गया। इसके बाद ये तीनों रहे 4 के बाद 1822 के बाद फिर 1831 आता, क्योंकि कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से लेके 1848 तक। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर झारखंड। किसने? बुद्धो भगत और जायो भगत और गंगा नारायण, 3 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, आपको इन आंदोलन के बारे में क्या जानना है? कब शुरू हुए? क्योंकि इनकी ज़्यादा कालक्रम आ जाते हैं या इनका प्रभावित क्षेत्र आ जाते हैं या नेतृत्व करता है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कोई भी जानकारी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अगर आप वीडियो री एग्जाम या SSC CGL या GD दे रहे, अगर RO या RO में दे रहे हो तो इससे ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कम चांस रहते हैं इसके दोस्तों। ठीक, तो उसके बाद आगे कोल विद्रोह, मतलब 4 के बाद 3 किसमें? तीनों जगह हैं। 4 के बाद 1831 के बाद आगे 1844, मतलब 4, 3 और 5, 4, 3, 5 तो भी अपने आप अलग हट गया। ठीक, क्रम से लगाना है, क्योंकि पहले 1822 आया, 1831 आया, 1844, 1844 बाद 1855, मतलब संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। कहाँ हुआ था? झारखंड बिहार में। सिद्धू और कान्हू ने इनका नेतृत्व किया था। मतलब 4, 3, 5 के बाद एक आएगा, 4, 3, 5 के बाद एक आएगा, इसमें 2 है तो ये भी तो क्या हो गया? C। देखो आप दोबारा से देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 झारखंड बिहार में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह 1895 में 1901 में रांची झारखंड में। किसने नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा जी ने। ठीक, कोल विद्रोह 1831 से 48 तक छोटा नागपुर झारखंड में बुद्धो भगत, जायो भगत और गंगा नारायण जी ने इनका नेतृत्व। रामोसी विद्रोह की बात करें तो 1822 से 41 चित्तर सिंह उमा जी कहाँ पे? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह की बात करें 1844 में दोस्तों कोल्हापुर महाराष्ट्र में बाबाजी अहिरकर ने इनका नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर C हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में की गई? नौजवान सभा,
देखो नौजवान सभा की स्थापना की बात करें तो 1926 ईस्वी में, कब, मार्च में, कहाँ की गई, पंजाब में। किसने की थी, ये की थी भगत सिंह ने। थे तो कई लोग, लेकिन भगत सिंह का नाम प्रमुखता से आता है। भगत सिंह, छबीली दास और यशपाल, कई ऐसे नाम हैं जो इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। कब, 1926 में की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1924 में की गई। कहाँ की गई, कानपुर में की गई दोस्तों। कहाँ की गई, कानपुर में की गई। किसके द्वारा की गई, ये दी गई सचिंद्रनाथ सन्याल के, सचिंद्रनाथ सन्याल के। ठीक, नौजवान सभा को 1928 में आते आते इसमें मिला दिया। कब, 1928 में नौजवान सभा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में मिल गई, लेकिन 1928 में इसका भी नवीनीकरण कर दिया गया। कब, इसमें एक शब्द बीच में लगा दिया जाए, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1998 में नई दिल्ली में प्रोसाफ पुतला जहाँ मैदान है, उस जहाँ पे किसके नेतृत्व में किया गया, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। कब, 1928 में नई दिल्ली कोटासा मैदान में, लेकिन है यही चीज। इसके बाद ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी कब स्थापना की गई, चटगांव बंगाल में। कब, 1930 ईस्वी में। किसने थे, सूरसेन में, जिन्हें हम मास्टर डाक के नाम से भी जानते हैं। तो क्या पूछा जाए, सचिंद्रनाथ सन्याल नेतृत्व की गई थी, कौन सी की गई, बी ऑप्शन। ठीक, इनके कई लोग थे लेकिन प्रमुखता यही है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या बताया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर, दोस्तों यहाँ सही कर लेना, गवर्नर जनरल के शासन में पारित हुआ। जॉन शोर, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड वेलहौजी और नॉर्थ ब्रुक। दोस्तों कौन कौन हुआ आप लोग देख लीजिए। देखो दोस्तों, हिंदू कब हुआ, ये हुआ 1856। कब हुआ, 1856 में। किसके, विद्यासागर के प्रयासों से। और कब, कौन सा शासन का, लॉर्ड वेलहौजी, ठीक, शासन का। आप बात करते हैं नेटो मैरिज एक्ट एक लागू किया गया था। कब, नेटो एक्ट कब, 1872 ईस्वी में। किसके से, उसका मतलब क्या, उसका था अंतर्राष्ट्रीय विवाह को कानूनी रूप देना, मतलब लागू करना अंतर्राष्ट्रीय विवाह को। ठीक, उसके किसके थे, केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र। ठीक, कब क्या कहता, 1872 में। नेटो लिख लेना, नेटो मैरिज एक्ट। उस समय नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। अब बात करें लॉर्ड एलनबरो, तो 1843 ईस्वी में दोस्तों। कब, 1843 ईस्वी में दास प्रथा को खत्म किया गया। कब, 1843 में। तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलनबरो। अब बात करते हैं जॉन शोर की दोस्तों। जॉन शोर की बात करें तो नवजात कन्या हत्या जो कानून बनाया गया, कौन, कब, 1795 में। नवजात जो शिशु मार दिए जाते थे, हत्या कर दी जाती है, उनके रोकने के लिए कानून बना गया। उस समय जॉन शोर क्या थे, उस समय गवर्नर जनरल। पूछा क्या गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो लॉर्ड वेलहौजी। कब, 1856 ईस्वी में। विद्यासागर के सहयोग से नॉर्थ ब्रुक ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह को कानूनी मान्यता दी। कब, केशव चंद्र के प्रयास से 1872 में। ये दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलनबरो 1843 में। ये बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आप लोग कमेंट करें दोस्तों। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब, किसके जरिए, 1833 चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ उस सब की बात नहीं करते हैं। जो पूछा गया कि इस एक्ट के जरिए जब
अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 एहतिसाब वो पूरे भारत में उसे लागू कर दिया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे थे जो पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सिर्फ बंगाल के, अगर बंगाल के गवर्नर जनरल पहले की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर आपसे क्या पूछा लिया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे। अगर आपसे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो किसकी बात करें, वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक दोस्तों, और बात करें लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कैनिंग एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के अधीन जो जब तक गवर्नर जनरल रहे उसके अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये कब कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम। और ब्रिटिश, क्योंकि तब 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। तब से ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ। कब से, 1857 के बाद। 1857 के बाद ही ये प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए। ठीक, अगर बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, और कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग, दोनों एक ही नाम आएंगे। अंतर इतना है, ये कंपनी के अंतिम थे और ब्रिटिश क्राउन के पहले वायसराय थे, क्योंकि यहीं से वायसराय शब्द यूज होने लगा। बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर वायसराय। ठीक, कितने स्वतंत्र भारत के। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय की बात करें तो श्री राजा गोपालाचारी नाम आएगा दोस्तों। इसका क्या पूछा था, इसका पूछा था प्रथम गवर्नर जनरल, ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आपको याद हो गया हो कि बंगाल से भारत का कब बनाया गया, किस चार्टर अधिनियम के बाद, 1833 के बाद। और जो कंपनी से अलग हटके ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए, कब आ गए, 1858 के तहत। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लगभग पूरे किए, 5 और हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभी है। देखो क्या है क्वेश्चन, नेम लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का आधार होगा। इसे पूछा गया है किस संविधान के अनुच्छेद में ये बोला गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो भी निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वो दिया गया है अनुच्छेद 226 में दोस्तों। किसमें, अनुच्छेद 226 में इस बात को कहा गया है। लेकिन यहाँ लिखा है अनुच्छेद 333 में दोस्तों ये बोला गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षणों का स्थान का बंटवारा होगा वो अनुच्छेद 330 के किसमें, लोकसभा में SC ST आरक्षण का स्थान की बात की गई है। कहाँ पे, अनुच्छेद 333 में दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 332 में, तो यही बात SC ST आरक्षण की बात, लेकिन विधानसभा में, मतलब राज्यों के विधानसभा के लिए ये बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 332 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 338 का। अनुच्छेद 338 में सबसे पहले जब मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 338 में SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद में संशोधन हुए तो 338 को उसमें राष्ट्रीय SC आयोग के लिए बना दिया गया, मैंने अनुसूचित जाति आयोग के लिए। कौन सा, अनुच्छेद 338 का की बात करें तो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 का के। और ये कौन से 89वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था दोस्तों, उसके तहत ये बात की गई। किसके तहत, 89वें संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था
उसके तहत ये बात की गई कि 338 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग अलग होगा, है, और 338 खा के तहत दोस्तों और पिछड़ा वर्ग आयोग की भी गठन की बात की गई। वो आयोग कब गठन किया था? 102 अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम के 2018 के तहत 338 खा। अब याद रखना दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग कब? 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया, और 338 खा 102 संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत 338 खा की बात के किसके? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए हम आपको बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एक चीजें बहुत चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग ये जरूर बोला करिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है क्वेश्चनों में या जैसे मैटर में, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा 43वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया? मतलब अब इससे समझ आ जाता है कि ये 42वां है दोस्तों, 42वें। ठीक, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये तो 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में दोस्तों हुआ था। कौन सा जोड़ा गया था? देखो प्रमुख 4 जोड़े गए थे, लेकिन हम यहाँ 3 की बात करते हैं। 3 कौन कौन की बात करते हैं? समान न्याय और निःशुल्क विद्युत सहायता किसमें दिया गया? ये दिया गया 39 का में, ये जोड़ा गया था दोस्तों। 39 का के अंदर कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विद्युत सहायता हम प्रदान करेंगे लोगों। ये जोड़ा गया था। 43 का भी जोड़ा गया था, किसमें? जिसमें कहा गया था प्रबंधन कर्मकारों जो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, किसमें? 43 का में दोस्तों। उसके बाद 48 का, देखो दोस्तों 48 का भी फिर जोड़ा गया दोस्तों। 48 का में क्या गया? वन जीव पर्यावरण की रक्षा करना। कौन सा? 39 का जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विदेश सहायता की बात की गई। 43 का की उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का 48 का में वो वन जीव पर्यावरण की रक्षा से संबंधित बात की गई। 3 प्रमुख है जोड़े गए। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम बी ऑप्शन, राज्य की आय की असमानताओं को कम करने तथा प्रतिष्ठा के अवसर पर बढ़ाने सुविधाओं को समानता समाप्त कर दे, ये 39(2) के हिसाब से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44 संविधान संशोधन के जरिए। बात करते हैं 6 वर्ष की आयु के बच्चों के देख रेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश, ये अनुच्छेद 45 में बोला गया है। और ये कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के जरिए। कौन सा? कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे की देख रेख और शिक्षा संबंधी निर्देश जो नीति निर्देश में दिए गए हैं कि संविधान संशोधन के 86वें 2002 में, इसमें 3 जोड़े गए थे। एक मौलिक अधिकार जोड़ा, नीति निर्देश तत्व जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। 21 का में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है और 51 का में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 45 में नील कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के? 46वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए। अब बात करते हैं सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण का प्रबंधन संबंधी 43 खा की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं 43 खा। और ये 43 कब का जोड़ दिया? 97वें संविधान संशोधन के जरिए। 97 संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 2011 में दोस्तों जोड़ा गया। इसके जरिए सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश दिए गए। किस अनुच्छेद में? 43 खा में। किस संविधान संशोधन के जरिए? 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रह में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी अरुण, डी शनि। आप लोग कमेंट जरूर करें। बात करते हैं सर्वाधिक तापांतर, तो बुध एक ऐसा है इसमें सर्वाधिक तापांतर, क्योंकि जो दिन में इसका दिन में होता है 390 सेंटीग्रेड
और रात में होता है -170 सेंटीग्रेड। टोटल हो जाता है 560 डिग्री रेत। इतना अंतर हो जाता है दिन और रात में, तो ये सर्वाधिक तापांतर वाला है। बुध की एक और खासियत है, बुध के पास कोई भी अपना, बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना ग्रह मतलब उपग्रह नहीं है दोस्तों। ये सूर्य के सर्वाधिक निकट भी है। क्या ये सूर्य के सर्वाधिक निकट भी है दोस्तों, और इसे शुक्र की भांति सुबह और साय का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक, क्या क्या बताया दोस्तों? इसमें बताया ये सर्वाधिक तापांतर वाला है क्योंकि 560 का सेंटीग्रेड का अंतर हो जाता है शाम या सुबह में दोस्तों। दूसरा बताया ये सूर्य के सर्वाधिक निकट है, लगभग 518 करोड़ किलोमीटर, इतनी ही डिफरेंस है दोस्तों। और इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक, कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं, और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है, और इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। सब समानता, इसे पृथ्वी से समानता की जाती है इसकी दोस्तों। बात करते हैं आरोड़ और शुक्र। दोस्तों आरोड़ और शुक्र और सब चलते हैं पश्चिम से पूरब, लेकिन आरोड़ और शुक्र एक ऐसे सौरमंडल में ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात आरोड़ सबसे ठंडा ग्रह भी है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह, तो आरोड़ सबसे ठंडा ग्रह। ठीक, और इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। कौन से? आरोड़ को। अब बात है शनि। ये सबसे ज़्यादा गैसें, इसे गैसों का गोला पाया जाता है भी कहते हैं, और शनि में सबसे ज़्यादा वलय भी, सबसे ज़्यादा कहाँ जो वलय होते हैं रिंग जैसे, वो शनि में पाई जाती है। और सर्वाधिक उपग्रह की संख्या भी कहाँ इस समय शनि के पास है। कितनी है? 82 दोस्तों। और ठीक, इतनी जानकारी आज तक के लिए। इसका आंसर क्या हो गया? इसका हो गया बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप महाद्वीपी का पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है दोस्तों? प्रेनीज पर्वत, ये अल्पाइन श्रेणी के पर्वत हैं। कौन? प्रेनीज पर्वत अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है दोस्तों। और ये वलित पर्वत जो नहीं होते, वलित पर्वत उसके अंतर्गत आता है, वलित पर्वत। और ये फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। कौन सा? प्रेनीज पर्वत। अब बात करते हैं जूरा पर्वत की दोस्तों। जूरा पर्वत कहाँ? फ्रांस में स्थित है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। किसके बीच? ये फ्रांस में स्थित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। कौन सा? जूरा पर्वत दोस्तों। तो आप बात करते हैं वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत की बात करें दोस्तों, ये भी फ्रांस में स्थित है, और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा पर्वत है? तो वासजेस पर्वत श्रेणी। ये फ्रांस में स्थित है। ये किसके बीच सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। बात करें आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत भी अल्पाइन श्रेणी के वलित पर्वत में आता है। वलित पर्वत श्रेणी है। जब भी पर्वत सर पढ़ाएंगे तब आपको अल्पाइन श्रेणी और वलित पर्वत के बारे में जरूर बताएंगे। तो ये भी वलित पर्वत है। ये किसके बीच बनाता है? ये बनाता है फ्रांस और इटली के बीच दोस्तों। किसके बीच? फ्रांस और इटली के बीच। इसका आंसर ए हो गया। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके इससे एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में जरूर मिलेगा आपका। आप लिखा है रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्र भूमियों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला देखो, सबसे पहले रामसर अभिसमय भारत की आर्द्र भूमियों की बात की गई। देखो, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में एक समझौता हुआ। वो समझौता 1975 में दोस्तों प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1971 में। पहले रामसर जगह कहाँ पड़ते? ईरान में पड़ती है। ये सम्मेलन हुआ। उस समझौते में जो हुआ, वो समझौता 1975 में लागू हुआ दोस्तों, और भारत इस समझौते में 1982 में शामिल हुआ।
समझ रहे। वर्तमान में 2400 से ज़्यादा विश्व भर में आद्रसर भूमियाँ हैं, रामसर स्थल है। कितने? 24 है। यूनाइटेड किंगडम लमसम 250 के साथ सबसे ज़्यादा रामसर भूमि वाला देश है दोस्तों। उससे बात करें भारत 1982 में शामिल हुआ, लेकिन बात करके 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्र भूमि लद्दाख में शामिल किया गया। पूछा गया सत्य कथन का चयन कीजिए। अब बताएगा कि जो अभी तक भारत में अक्टूबर तक स्थित दोस्तों 75 है लक्ष्य भी रखा गया था इस साल पहले, क्योंकि अभी ही 20-25 लगभग 2014 के बाद में लगभग 50 रामसर साइटों को दर्जा दिया गया और खासकर 2022 और 21 में ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि लक्ष्य था कि भारत के स्वतंत्रता के जब तक 75 साल पूरे हों दोस्तों तब तक हम रामसर स्थलों के 75 की पहुँच जाए, लक्ष्य 75 प्राप्त कर लें। तो 75वां कौन है? सालबुग भूमि, ये बिल्कुल सही, लेकिन ये गलत लिखा है कि लद्दाख में, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक दोस्तों, ये गलत हो गया। अब दूसरा, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है, क्योंकि जो पहला रामसर स्थल है ये है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में दोस्तों। ठीक दोस्तों, शायद गलत कंफ्यूज है, लेकिन चिल्का झील है, इतना याद रखना, चिल्का झील है। ठीक, अब बात करते हैं जो इसमें रेणुका वेटलैंड लिखा है, ये आर्द्र भूमियों में सबसे छोटा स्थल है। कौन सा? रेणुका सबसे छोटा रामसर स्थल, यह आर्द्र भूमियाँ छोटा स्थल। ठीक है, सबसे छोटा बात करें तो रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे बड़े की बात करें तो सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो रामसर स्थल भारत में जो है सर्वाधिक बड़ा वही है। कौन सा? रामसर स्थल, जिसमें सुंदरवन फैला है, जितने में उसका 97 पॉइंट कुछ रामसर स्थल के रूप में ही घोषित किया हुआ। अब सी, ये भी गलत हो गया। ठीक, बात करते हैं भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरके बैराज है, ये बिल्कुल सही है। हरके बैराज कृत्रिम के अंतर्गत आता है, कृत्रिम आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्या? हरके बैराज, ये सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। डी देखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में कितने हैं? 10। ये तो सही है, अगर यहाँ 10 ना लिखा होता कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सही हो जाता, लेकिन 10 नहीं है। तमिलनाडु में वर्तमान में 14 रामसर साइटें हैं। ठीक है, 14 कितनी है? तमिलनाडु में 14 हैं दोस्तों, और 10 रामसर साइटों के साथ यूपी दूसरे स्थान पर है। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1971 में पहली बार रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ, उसमें समझौता हुआ, वो समझौता 1975 में लागू हुआ। भारत 1982 में शामिल हुआ। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। सबसे बड़ी सुंदरवन वेटलैंड है, सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश है। हरके बांध कृत्रिम रामसर स्थल है, और सालबुग बाग जो जम्मू कश्मीर है 75वीं रामसर साइट है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14, फिर उत्तर प्रदेश में 10 के साथ दूसरे स्थान पर है। इसका आंसर सी हो गया। आज पूरे हो गए क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लगे दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इसके साथ जो क्वेश्चन एनालिसिस है इसका, जितने एक्स्ट्रा फेड कराते हैं वो भी आपको बेहतरीन देने की कोशिश की है। आप पढ़ते रहिए। नए साल के उपलक्ष्य में पढ़ाई मत छोड़िए, एंजॉय भी जरूरी है, लेकिन एंजॉय से ज़्यादा आपके अपना स्वास्थ्य और पढ़ाई, ठीक, तभी हम 2023 में बेरोजगारी की ठप्पे से बाहर। आशा है कि 2024 तक आप सभी लोग अपने अपनी जगह सेटल हो चुके होंगे। गुरुकुल एकेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।